हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चमेली नगर के छोटे से गांव में काकरी देवी नाम की एक गरीब लेकिन लालची बुढ़िया रहा करती थी। वो मोहल्ले के लोगों के घर बिन बुलाए जाकर ही खाया पिया करती या उनका कोई सामान लेकर चुरा लिया करती। लोग भी उसे गरीब बुढ़िया समझकर कुछ नहीं कहते। एक शाम काकरी देवी अपने छोटे से मकान के आगे टूटी हुई झाड़ू से सफाई कर रही थी। तभी उसके बगल में रहने वाली कावेरी सामने से उसे हाथ में 2 नए झाड़ू लिए आती दिखाई देती है। तो वो नौटंकी करते हुए कहती है, हाय दैया, मोरी कमर तो बड़ी दर्द कर रही हैगी। अरे मोरी मैया, भगवान को भी मुझ गरीब बुढ़िया पर नेक तरस ना तो जे मरी टूटी झाड़ू से इतना झुक के झाड़ू लगाना पड़े है, ऊपर से जैसे ढंग से सफाई भी ना हो रही। क्या हुआ काकी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे कावेरी, तू तबीयत को का है, बुढ़ापे में तबीयत ढीली हो ही जाती है। वो थोड़ा झुक के झाड़ू लगा रही थी तो कमर बड़ी दर्द हो रही है। अरे काकी, इतनी बेजान झाड़ू से भी भला कोई सफाई होती है क्या? नई झाड़ू ले लो, उससे सफाई भी होगी और आपको ज्यादा झुकना भी नहीं पड़ेगा। अरे कावेरी, इस गरीब बुढ़िया का मजाक बना रही हैगी। मुँह पे तो खाने के पैसे भी ना हैगे, तो झाड़ू खरीदने के कहाँ से आएंगे? जब तक जैसे काम चलेगा चला लूंगी। काकी वैसे भी अकेली रहती है, मैं इन 2 झाड़ू में से एक झाड़ू दे दूं क्या? वैसे भी बड़े बुजुर्ग और गरीबों की मदद करना तो पुण्य ही होता है। का सोचन लगी कावेरी, जरा तेरे घर में कोई दर्द का मलहम हो तो मोए ला के दे दे, आराम आ जाओगो। हाँ हाँ काकी, ला देती हूँ। और ये झाड़ू आप रख लीजिए, इससे आपको ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा। मैं भी बाम भिजवाती हूँ। कावेरी भोली थी, इसीलिए बुजुर्ग समझकर वो बुढ़िया को अपनी खरीदी हुई नई झाड़ू देकर वहाँ से चली जाती है। और नई झाड़ू देखकर खुश होकर वो कमर से अपना हाथ हटाकर खुश होते हुए कहती है, चलो जे बुढ़ापा मोए काम तो आ रहे है, फ्री की झाड़ू मिल गई। नौटंकी करना तो कोई मुँह से सीखे। इतना कहकर बुढ़िया झाड़ू लिए अपने मकान में चली जाती है। और इसी तरह वो गरीब लालची बुढ़िया अपनी गरीबी का दिखावा करके अपना लालच पूरा किया करती थी। एक रोज बुढ़िया मरहम वापस करने के बहाने कावेरी के घर चाय के समय जा पहुंचती है, जहां कावेरी और उसकी बहू निशा चाय समोसे का नाश्ता कर रहे थे। कावेरी, ओ कावेरी, अरे चाय पी रही है का? अरे काकी, आप आओ आओ, कैसे आना हुआ? आ गई गरीब लालची बुढ़िया, बुढ़ापे में भी नाक तेज है इसकी। समोसे की खुशबू से खिजी चली आई होगी। वो जरा सामान लेने बाजार जा रही थी तो सोचा जे तेरो मलहम लौटाती चली। बहू नाराज है का? नमस्ते प्रणाम नहीं किया तूने? अम्मा जी, आप कौन से सगी हो रही हो मेरी, जो आपसे नाराज हूँ मैं? बहू कैसी बात करे जा रही है? जा काकी के लिए भी चाय लेकर आ। काकी अब आई हो तो चाय नाश्ता कर ही लो। वैसे मन तो ना कर रहा है कावेरी, पर जब तू इतना जोर दे रही है तो चल 3 समोसे खा लूंगी मैं। हाँ हाँ बुढ़िया, समोसे के लालच में तो इस समय बाम लौटाने आई है। अब कहे 3 है, लेकिन 5 समोसे ठूसेगी लालची बुढ़िया कहीं की। तभी बुढ़िया कावेरी से बात करते हुए प्लेट में रखे समोसे चिढ़कर जाती है और बड़ी सी डकार लेते हुए वहाँ से चली जाती है। तो कावेरी अपनी बहू से कहती है, बहू, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, कितनी बार समझाया तुझे? सासू माँ, ये गरीब बुढ़िया बड़ी ही लालची है। देखा नहीं, 3 समोसे की जगह समोसे की पूरी प्लेट ही चट कर गई और मेरे हिस्से का भी खा गई। कोई बात नहीं बहू। सासू माँ, आप भी कितनी भोली हो। उस दिन इसे नई झाड़ू दे आई और आज इस लालची बुढ़िया को समोसे खिला दिए। अरे इसका बेटा भी तो शहर में नौकरी करता है, क्या वो इसको खर्चा नहीं भेजता होगा? उससे हमें क्या लेना देना बहू, तू फालतू का गुस्सा मत कर। कावेरी की बात सुनकर निशा आगे कुछ नहीं बोलती। समय बीतता है और काकरी देवी का बेटा जो शहर में नौकरी करता था, वो अपनी पत्नी के साथ घर लौट आता है तो उसे देख काकरी चौंक जाती है और कहती है,
संजय तू सच में या है गो या इस बुढ़िया की आंखन का धोखा है गो? माँ ये मैं ही हूँ और ये आपकी बहू। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। 5 साल का समय हो गया था आपको मिले, इसीलिए काम से फुर्सत मिलते ही यहाँ चले आए। अरे इन 5 सालन में एक चिट्ठी पत्र भेजकर इस गरीब बुढ़िया की खबर ना ली तूने, नालायक। मैं जिंदा हूँ या निपट गई? सासू माँ, शहर में इतना काम होता है कि इंसान तो अपने आप को भूल जाता है। देखिए, गुस्सा मत कीजिए, 5 सालों में ही सही, लेकिन आपसे मिलने तो आए। तभी काकरी की नजर शीला के गले की सोने की चैन पर जाती है और वो अपने मन में कहती है, बहू तो अमीर खानदान की लग रही है, जहाँ सोने की चेन तो बहुत महंगी मालूम होती हैगी। ठीक है बहू, तू कह रही है तो भूल जाती हूँ सब कुछ। चलो अंदर चलते हैं। काकरी अपने बेटे बहू के आने के बाद बड़ी खुश थी। बहू उसकी बात मानती तो बेटा भी इन 5 सालों में उसकी खोज खबर ना लेने के लिए शर्मिंदा था। अब गरीब बुढ़िया लोगों के घर जाना छोड़ देती है, लेकिन घर आने के कुछ दिन बाद ही उसकी बहू के तेवर बदल से जाते हैं। एक रोज शीला बाजार जाकर खाने के लिए कचौड़ियाँ लेकर आती है। कचौड़ी की महक काकरी को आती है और वो कहती है, अरे बहू, का लाई है बाजार से, मोए बता तो। कुछ खास नहीं सासू माँ, यहाँ गांव के बाजार में कुछ ढंग का मिलता ही कहाँ है। अच्छा, आपको कोई काम नहीं है तो मैं जाऊँ? आजा। बुढ़िया काकरी को लगता है कि शायद कचौड़ी की खुशबू कहीं बाहर से आ रही थी। ये सोचकर वो शीला को कुछ नहीं बोलती, लेकिन थोड़ी देर में जब सब्जी वाले को पैसे देने के लिए बुढ़िया अपनी बहू से पैसे मांगने जाती है तो देखती है कि शीला अकेले कचौड़ियाँ खाते हुए कह रही है, अच्छा हुआ ये कचौरियाँ सासू माँ ने नहीं देखी, वरना उनको भी देनी पड़ती। ये संजय भी ना पता नहीं क्यों मुझे यहाँ अपनी गरीब माँ के पास उठा कर ले आए। वाह, क्या कचौरी है। ये देखकर काकरी को बुरा लगता है। फिर जब वो अपनी बहू से पैसे मांगती है तो भी शीला कोई बहाना बनाकर उसे पैसे नहीं देती, जिसके चलते काकरी को सब्जी वाले से उधार लेना पड़ता है। ऐसे ही एक रोज शीला 2 साड़ियाँ लाती है, लेकिन उनमें से एक भी साड़ी अपनी सास को नहीं देती। एक रोज जब औरतें गली में साड़ी वाले से साड़ियाँ ले रही थी तो वो भी उनके साथ साड़ियाँ देखने लगती है और सबको साड़ियाँ लेते देखकर उसे भी लालच आता है, तो वो सबकी नजरें बचाकर साड़ी अपने पल्लू में छुपाए चलती बनती है। उसकी इस हरकत पर कावेरी की बहू निशा की नजर जाती है और वो खुद से कहती है, मुझे लग रहा था ये गरीब लालची बुढ़िया सुधर गई होगी, लेकिन नहीं, इसका लालच तो हदें पार कर रहा है। शाम को जाकर इसकी बहू को सुनाती हूँ। शाम होने पर जब निशा शीला के घर आने लगती है तो शीला उसे सामने से आती हुई नजर आती है, तो निशा मिलते ही उसे सुनाते हुए कहती है, शहर की पढ़ी लिखी लड़की लगती हो तो अपनी उस गरीब लालची बुढ़िया को कुछ समझाती क्यों नहीं? तुम तो वो सामने वाले घर में रहती हो ना, कहना क्या चाहती हो और ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? ओहो, ऐसी बन रही है जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे तुम्हारी वो गरीब लालची सास है जो आज साड़ी का लालच करते हुए साड़ी चुरा ले गई। अरे खाने पीने का लालच समझ आता है, लेकिन लालच के चलते इतनी चोरी करना, वो भी बुजुर्ग होकर, अरे अच्छा लगता है क्या? पूरा मोहल्ला जानता है गरीब लालची बुढ़िया को। इससे पहले कि निशा कुछ और कहे, शीला वहाँ से गुस्से में चली जाती है और ये सारी बातें संजय को बताती है। ये सब सुनकर संजय अपनी बूढ़ी माँ को सुनाते हुए कहता है, माँ ये सब क्या सुनने को मिल रहा है मोहल्ले वालों से? आप दूसरों की चीजों का लालच करते हो, आपको पता भी है सब आपको गरीब लालची बुढ़िया कहते हैं। सासू माँ, आप थोड़ा तो उम्र का लिहाज कीजिए। ये लालच करना आपको शोभा देता है क्या? देखिए, जब तक हम यहाँ नहीं थे तब तक जो था सो था, लेकिन अब तो हम यहाँ आ गए हैं ना, कम से कम अब तो लालची मत बनिए। आपने अपने लालच के चलते साड़ी चुरा ली। हाँ, मैंने करी चोरी, करो मैंने लालच दूसरों की चीज को, हूँ मैं लालची गरीब बुढ़िया। अरे तुम लोगन ने जब नहीं थे तो इस बुढ़िया की खबर ना ली, जब यहाँ आए तो मोए कोई सुख ना दियो। क्यों बहू, अकेली ही कचौड़ियाँ गटक गई उस दिन।
मोए तो एक बार पूछी भी नहीं। साड़ी लाई तो अपने लाने, लेकिन मोए ना दी। एक फटी साड़ी पहन कर घूमू हूँ। अरे बुढ़िया हूँ तो काम मोए किसी चीज की जरूरत ना होगी। अरे बुढ़ापे में मन बच्चों वाला होता है, वहाँ को लोग लालच का नाम दे दे तो क्या करे। काकरी की बात सुनकर उसके बेटे बहू समझ जाते हैं कि वो बुढ़िया अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लालच किया करती थी, जिसके बाद से उसका बेटा बहू उसका ध्यान रखने लगते हैं। उसे भी अपने साथ शहर ले आते हैं। सलोनी ने अपने बेटे विवेक की शादी आस्था नाम की एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक ख्यालों वाली लड़की से की थी, जिसका एक ही एजेंडा था, बी पॉजिटिव। कोई लड़ाई हो या कोई भी परेशानी हो, आस्था ने हमेशा से ही अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं को जन्म दिया था। उसकी इसी आदत से सभी घर वाले भी बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी आस्था की ननद ऋतु वहाँ आती है और बोलती है, भाभी भाभी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पर क्या हुआ ऋतु, मुझे बताओ। भाभी आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है, मुझे पिंक साड़ी पहनकर जानी थी, पर उसके साथ का ब्लाउज और ज्वेलरी नहीं है, मैं क्या करूं? अरे ऋतु, जरा सी बात का हवा बना दिया। बी पॉजिटिव ऋतु, सब ठीक हो जाएगा। तुम आराम से बैठो, नाश्ता करो, मैं हूँ ना, सब देख लूंगी। और तुम आज पिंक साड़ी ही पहन कर जाओगी। अपनी भाभी की बात सुनकर ऋतु की घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद विवेक ऑफिस के लिए निकल जाता है और आस्था ऋतु के कमरे में हाथों में कुछ गहने और ब्लाउज लिए हुए आती है, जिसे वो ऋतु को दिखाते हुए बोलती है, ऋतु देखो, मैं तुम्हारे लिए ये सब लेकर आई हूँ। तुम अपनी पिंक साड़ी के साथ ये ब्लू कलर का ब्लाउज और ये गहने पहनो, एकदम परफेक्ट लगेंगे। नहीं भाभी, ये कुछ अलग सा लगेगा। बी पॉजिटिव ऋतु, सब ठीक होगा, भरोसा रखो खुद पर भी और मुझ पर भी। इतना कहकर आस्था ऋतु को अपने हाथों से रेडी करती है और जैसे ही ऋतु खुद को शीशे में देखती है, तभी वो बोलती है, वाह भाभी, मैं तो सच में बहुत सुंदर दिख रही हूँ। थैंक यू भाभी। मैंने कहा था ना ऋतु, बी पॉजिटिव, सब ठीक होगा। अपनी भाभी को बाय बोलकर ऋतु अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए घर से निकल जाती है। वक्त बीतता जाता है। आस्था की सकारात्मक सोच उसे हर प्रॉब्लम का हल आसानी से निकालने में मदद किया करती। ऐसे ही एक दिन विवेक बहुत ही उदास चेहरा लिए हुए घर आता है और उसे ऐसे परेशान देखकर आस्था उससे बोलती है, सुनिए जी, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? आस्था, मेरी कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है और मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूं। घर का खर्च कैसे चलेगा, ऋतु की शादी कैसे होगी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। एक लंबी सांस भरिए, बी पॉजिटिव, सब ठीक है, हम सब है ना आपके साथ। अभी तक तो आप अकेले कमा रहे थे, लेकिन अब हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। नहीं हो पा रहा हूँ मैं पॉजिटिव यार, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। माँ को क्या कहूँ, ऋतु से क्या कहूँ। उनको सच बताइए। सुनिए, सब चीजें छोड़कर आप ये सोचिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, क्योंकि जब तक हम अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचते रहेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हम उन परेशानियों से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बी पॉजिटिव। तुम सही कह रही हो आस्था, थैंक यू। मुझे तो समझ ही नहीं आता है तुम हमेशा इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेती हो। क्योंकि मैं हूँ ही बी पॉजिटिव, और आपको पता है मेरा तो ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। इतना कहकर आस्था विवेक को गले लगाती है और विवेक की मदद के लिए वो घर के पास की ही एक आंगनबाड़ी में पार्ट टाइम जॉब करने लगती है। साथ ही विवेक की जॉब जाने की खबर सुनकर ऋतु भी घर में मदद के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। कुछ वक्त यूं ही सब लोग मिलकर घर को संभालते हैं। साथ ही विवेक को भी एक नई जॉब मिल जाती है। एक अच्छा सा लड़का देखकर सलोनी ऋतु के भी हाथ पीले करके उसे उसके ससुराल भेज देती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और आस्था की तबीयत अचानक ही खराब रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो घर का काम कर रही होती है
और तभी उसे बहुत जोर से खांसी आने लगती है और उसे ऐसे देखकर सलोनी बोलती है, बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू आराम किया कर, पर नहीं, तुझे तो मेरी बात माननी ही नहीं है। माँ जी, बी पॉजिटिव, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा। अरे बहू, थोड़ा हो या ज्यादा, तू आराम कर बेटा, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। तुझे कुछ हो गया तो मैं यूं ही मर जाऊंगी। माँ जी बोला ना, बी पॉजिटिव, नहीं होगा कुछ भी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अब जल्दी से अपने कमरे में जा और आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर सलोनी आस्था को उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद सलोनी आस्था के लिए कुछ फल काटकर प्लेट में रखकर उसके रूम में ले जाती है। तभी वो देखती है कि सलोनी जिस रुमाल को अपने मुंह के आगे रखकर खांस रही है, उस पर खून लगा है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है और बोलती है, बहू, ये क्या हुआ? तू चल अभी डॉक्टर के पास, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ जी, बी पॉजिटिव, कुछ नहीं हुआ है, वो तो लिपस्टिक मेरे होठों पे लगी थी तो रुमाल पे लग गई। बहू, तो मुझे पागल मत बना, ये खून लगा है। माँ जी, सच कह रही हूँ, यकीन करो मेरा, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी। आप ये फल यहीं रख दो और अपने कमरे में जाकर आराम करो, खामखा इतनी चिंता करती हो। कितनी बार कहा है बी पॉजिटिव, मुझे कुछ नहीं होगा, आप अच्छा सोचो, अच्छा होगा। और अब मेरी बात मान लो और अपने कमरे में जाकर आराम कर। आस्था जैसे तैसे पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ाकर अपनी सास को वहाँ से भेज देती है। दिन गुजरते जाते हैं, पर आस्था की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, जिसके चलते विवेक और सलोनी आस्था को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहां आस्था के बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं और रिपोर्ट्स आने पर पता चलता है कि आस्था को लास्ट स्टेज का कैंसर है। ये बात सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ देर बाद जब सलोनी और विवेक आंखों में आंसू लिए हुए आस्था से मिलने उसके पास जाते हैं, तभी उनको देखकर आस्था बोलती है, अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने कितनी बार कहा है ना बी पॉजिटिव, फिर क्यों रो रहे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ, देखो। आस्था, तुम जानती भी हो तुम्हें कौन सी बीमारी है? हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है और मैं बस थोड़े दिनों की मेहमान हूँ। बहू, तुझे पता था कि तुझे ये बीमारी है, फिर भी तूने हमें नहीं बताया। उस दिन भी तेरे रुमाल पर खून लगा था, पर तूने मेरी बात को मानने से साफ मना कर दिया। माँ जी, विवेक जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों के अंदर कोई भी नकारात्मक ख्याल आए। अमर होकर कोई नहीं आता है, जो आया है उसे तो जाना ही है, फिर चाहे उम्र कम हो या फिर बुढ़े हो। और हाँ, ये जो आंसू आज आपकी आंखों में है ना, इन्हें यहीं रोक लीजिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोगों का प्यार चाहिए। मेरे पास जितना भी वक्त बचा है ना, मैं उसे खुशी खुशी जीना चाहती हूँ। कैसे आस्था, कैसे ना रोए हम, तुम्हारे जितने पॉजिटिव नहीं है। तुम्हें पता है तुम कुछ महीनों बाद नहीं रहोगी, फिर भी ऐसे समझा रही हो हमें, क्यों हो तुम ऐसी? विवेक जी, मैं भी आप लोगों जैसी हूँ, मुझे बस इतना पता है कि जो वक्त बचा है मुझे बस खुश रहना है। जिंदगी खत्म हो रही है तो उसे रो रो कर क्यों बिताऊं? थोड़ा खुश रह लूंगी तो क्या चला जाएगा, इसलिए बी पॉजिटिव। आस्था की बात सुनकर विवेक और सलोनी अपने आंसू पोंछ लेते हैं और उसके सामने मुस्कुराने लगते हैं। उनके हंसते हुए चेहरे देखकर आस्था की पॉजिटिविटी वाइब्स बनी रहती है। ऐसे ही एक दिन आस्था अपनी लाइफ के अंतिम चरण पर आ जाती है। तभी वो विवेक और सलोनी से बोलती है, माँ जी, विवेक जी, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मेरे पास ज्यादा पल नहीं बचे हैं कि मैं आपके साथ हंस खेल सकूं। मेरा सफर यहीं तक का था। मुझसे वादा कीजिए कि आप सबको जब भी मेरी याद आएगी आप रोएंगे नहीं, बस हमेशा अपने दिल पर हाथ रखेंगे और बोलेंगे बी पॉजिटिव। हमेशा याद रखना, नकारात्मक सोच इंसान के अच्छे ख्यालों को मार देती है, इसलिए हमेशा अपने अंदर सकारात्मक सोच बनाए रखना। ऐसे ही हंसते हंसते और बी पॉजिटिव का जाप करते करते आस्था अपने परिवार को अलविदा कहती है। आस्था खुद तो दुनिया छोड़कर चली जाती है, पर वो जाते जाते विवेक और सलोनी में ऐसी सकारात्मक शक्ति भर देती है
कि वो कभी भी किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।